रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम मलेरिया को लेंगे, यानी मलेरिया को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। अब इसमें सारा देखेंगे कि किस तरह से मलेरिया ओरिजिनेट हुआ और फिर किस तरह से लोगों ने उसे ऑब्ज़र्व किया और किस तरह से जो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्टेप्स हैं वो इस पर अप्लाई किए गए, सारी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई, ठीक है, सारी रिसर्च इस पर किस तरह से की गई और फिर उसके नतीजे पर उनको क्या हासिल हुआ, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ कि 2000 साल पहले जो है इसको माना जाता था कि ये एक डिज़ीज़ है जिसकी सिम्टम्स हैं फीवर होना और चिल्स यानी सर्दी लगना, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या थी? जिसको ये बीमारी होती थी उसको सर्दी लगती थी और बुखार हो जाता था और फिर ऐसा बार बार होता था, ये रिक्यूरिंग अटैक्स, यानी ऐसा बार बार होता था, ठीक है, ऐसा बार बार होता था। और लोगों का ये मानना था कि जो स्टेगनेंट वाटर है, मार्शेस का जो खड़ा हुआ रुका हुआ पानी है, तो उसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है, जहरीली हो जाती है और जब कोई उस हवा को इनहेल करता है, सांस के ज़रिए अंदर ले जाता है, तो उसको फिर मलेरिया की बीमारी डेवलप हो जाती है। अब ये भी होती है मार्शेस ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, ठीक है, पानी रुका हुआ रहता है। अब देखें जो बहता हुआ पानी होता है ना वो साफ़ होता है, तो ये रुका हुआ पानी होता है, बहुत ही आलूदा होता है। इस तरह के वाटर को सरफेस वाटर कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा आलूदा होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं। तो उस वक्त के लोगों का ये मानना था कि ये जो रुका हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर, मोशनलेस वाटर, तो ये इसकी वजह से जो है मलेरिया कॉज होता है, तो ये हवा को गंदा कर देता है। अब ये जो मलेरिया है ये 2 इटालियन वर्ड से निकला है, ठीक है। ये इटालियन वर्ड्स हैं, इस माला और एरिया 2 जो इटालियन वर्ड्स हैं उनसे ये वर्ड निकला है, बना है, ठीक है। माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, ठीक है। 2 इटालियन वर्ड्स से बना है, माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, ठीक है। तो जो है अब क्या हुआ कि लोगों की बात को प्रूव करने के लिए, जानने के लिए कुछ वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने स्टेगनेंट वाटर को पी लिया, मार्शेस का जो पानी था, गंदा पानी, उसको पी लिया। कुछ वॉलंटियर्स कहते हैं रज़ाकार जो अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं, तो उन वॉलंटियर्स ने जो है स्टेगनेंट वाटर पी लिया, लेकिन उनको मलेरिया डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो उनको मलेरिया डेवलप नहीं हुआ पीने से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी में एक जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था, तो अमेरिका से जो जड़ी बूटियाँ थी वो यूरोप में इंपोर्ट की जाती थी, ठीक है। अमेरिका से जड़ी बूटियाँ यूरोप में इंपोर्ट की जाती थी। उसमें एक जड़ी बूटी थी क्वीना, ठीक है। तो ये जो जड़ी बूटी थी वो बुखार को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। लेकिन जल्द ही जो है इस जड़ी बूटी का मिलना नामुमकिन हो गया। ताजरों ने जो है वो डिसऑनेस्टी शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने बेईमानी शुरू कर दी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो क्वीना का मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसी तरह से एक उस क्वीना से मिलती जुलती एक और बार्क जो है जिसका नाम सिंकोना था वो बेचनी शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन उनकी ये जो डिसऑनेस्टी है वो मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी प्रूफ हुई, ठीक है, क्योंकि सिंकोना के अंदर एक केमिकल एजेंट था, यानी उसके अंदर एक ऐसा कुदरती केमिकल था जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, बहुत मौसर और एक्सीलेंट प्रूफ हुआ, ठीक है। मौसर, इफ़ेक्टिव और एक्सीलेंट प्रूफ हुआ वो, ठीक है। तो उससे मलेरिया में फ़ायदा हुआ, मलेरिया के मरीज़ों को उससे फ़ायदा मिला। अब ये देखें, ये सिंकोना है,
ये सिंकोना है और ये क्वीना क्वीना है, ठीक है। तो ये आपस में काफ़ी रिजेंबल करते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों प्लांट्स। तो जो है ये इसका केमिकल, जो इसके अंदर केमिकल एजेंट होता है सिंकोना के अंदर, उसका नाम क्विनाइन है, ठीक है, उसका नाम है क्विनाइन। उसका फार्मूला भी नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो जो है इस जो ये ट्री था उसकी जो लकड़ी थी, यानी बार्क कहते हैं, आउटर कवरिंग, जो दरख्त कोई होता है उसकी जो सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है उसको बार्क बोलते हैं, ठीक है। बार्क जो है जिस तरह दालचीनी होती है उस तरह ये आउटर कवरिंग जो है ना दरख्त की, उसको बार्क बोलते हैं। तो ये आपको दिख रही है, ये ऐसी बार्क थी क्वीना क्वीना और सिंकोना की। तो ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती थी। अब जो है इस वक्त तक लोग जो थे, उस वक्त फिजिशियंस थे, जो उस वक्त के तबीब या डॉक्टर थे, वो बग़ैर मलेरिया की वजह जानने के, बग़ैर उसकी वजह जानने के ऐसे ही ट्रीट किए जा रहे थे लोगों को। उन्होंने एक टोटके के तौर पे ये जो है सिंकोना और क्विनाइन को यूज़ किया, ठीक है। और जो है वो एक टोटके के तौर पे यूज़ करते रहे, लेकिन उनको असल वजह मालूम ही नहीं थी कि क्यों हो रही है ये बीमारी। उनको वजह पता ही नहीं थी। उस वक्त उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थी, उनके पास जो है इसलिए उनको पता ही नहीं था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। तो वो बग़ैर वजह जानने के ऐसे ही जो है ट्रीट कर रहे थे बीमारी को, ठीक है। फिर क्या हुआ, 200 साल बाद ये जो है लोगों को इल्म हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। क्योंकि उसके बाद उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इजाद हो गई थी, लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे थे। तो फिर उसके बाद ये पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से बीमारियां भी होती हैं। तो फिर उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे और उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि शायद मलेरिया भी इसी की वजह, इन्हीं तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता है, ठीक है। मलेरिया माइट बी कॉज्ड बाय टाइनी ऑर्गेनिज़म, कि शायद मलेरिया भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होता है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था लवेरान नोटिस्ड टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। उसने क्या किया, लवेरान ने किसी मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ठीक है। तो उसको छोटे छोटे से टाइनी ऑर्गेनिज़म्स मूव करते हुए नज़र आए, ठीक है। तो उसने लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने लवेरान की बात का यकीन ही नहीं किया, ठीक है, किसी ने उसकी बात मानी ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने वैसे ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है, टाइनी क्रिएचर जो है, एक और मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखी। फिर 2-3 साल बाद एक और जो साइंटिस्ट था, उसने भी मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में छोटी छोटी टाइनी क्रिएचर देखी। तो फिर उस साइंटिस्ट ने उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम उसका नाम रख दिया। अब लेकिन जो सबसे पहले था, जिसने सबसे पहले टाइनी क्रिएचर्स को मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखा, उसका नाम लवेरान था, ठीक है। सबसे पहले ये काम लवेरान ने किया। लवेरान जो था फ्रांस की आर्मी डॉक्टर था, फ्रांस का आर्मी डॉक्टर था। तो इसने क्या किया, उसने ब्लड में इस तरह के टाइनी ऑर्गेनिज़म्स देखे थे, ठीक है। तो ये देखें, इसमें से कुछ बिल्कुल छोटे हैं और कुछ मैच्योर हुए हुए हैं। तो इस तरह से इनकी स्टेजेस होती हैं, कोई बिल्कुल अभी छोटी स्टेज में होते हैं, कुछ मैच्योर हो चुके हुए होते हैं। तो इस तरह के उसने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये ब्लड में इस तरह से, ये जो माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह से ब्लड में नज़र आता है, ठीक है। ये देखें, ये ब्लड सेल्स हैं, ये सारे सर्कल नज़र आ रहे हैं और इसके सेंटर में ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह से प्लाज्मोडियम नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी स्टेजेस हैं सारी, ठीक है। अब हमने सारा देखा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था,
ये हमने सारा देखा है कि हिस्ट्री में कैसे मलेरिया को देखा गया और उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस की गई। लेकिन उसके बाद जो है इसके ऊपर बायोलॉजिकल स्टेप्स कैसे जो है वो अप्लाई किए गए, अब हम वो देखते हैं। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड वो सारी मलेरिया पे किस तरह से अप्लाई किए गए थे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। मलेरिया के बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी। लोगों का कहना था कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं उनका कोई आपस में रिलेशन है। मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई रिलेशन है, ताल्लुक़ है, ठीक है। इसके बाद क्विनाइन जो थी इफ़ेक्टिव ड्रग थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसके अंदर फ़ायदा हुआ था। और ड्रिंकिंग मार्शी वाटर नॉट कॉज मलेरिया, मार्शी वाटर के पीने की वजह से कोई मलेरिया डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में नज़र आया है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस अब तक देखी गई थी, ठीक है। मलेरिया के बारे में ये सारी ऑब्जर्वेशंस देखी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन जो देखी गई थी उन सब को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का सबब है, वो उसका कॉज है। उसके बाद अब जो है हाइपोथेसिस का बायोलॉजिस्ट को नहीं पता होता कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन उसको सच मानते हुए वो डिडक्शंस बनाते हैं। यानी डिडक्शन में आपको पता है इफ़ और देन वाला आता है सीन। तो इफ़ अगर मलेरिया के पेशेंट के में जो है ब्लड में हाइपोथेसिस वो प्लाज्मोडियम है तो सारे मलेरिया के पेशेंट में कि ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी लॉजिक भी तो बतानी है ना कि अगर एक अब देखें आप हमारे सबके माइंड में इस तरह की बात आएगी कि अगर एक मलेरिया के पेशेंट में के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो जितने भी मरीज़ हैं मलेरियल पेशेंट हैं सबके ब्लड में ही जो है प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस बनाई गई। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो है वो स्टेप आता है। एक्सपेरिमेंटेशन वाले स्टेप में क्या हुआ कि 100 मलेरिया के पेशेंट लिए गए और 100 जो है हेल्दी पर्सन लिए गए, ठीक है। अब हेल्दी पर्सन का ब्लड क्यों लिया गया, ये आप सबको पता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होती है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है। अब जो हेल्दी पर्सन था उनका कंट्रोल ग्रुप के तौर पे लिया गया था क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करना था, इसलिए हेल्दी पर्सन का ब्लड भी लिया गया। हम हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको नॉर्मल वाली चीज़ के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि हमें जिसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका डिफरेंस देख सकें, ठीक है। तो इसलिए 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया गया और 100 जो है वो मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया गया, ठीक है। तो जो हेल्दी पर्सन का ब्लड था वो कंट्रोल ग्रुप के तौर पर लिया था और जो मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पर लिया गया था। अब उसका रिज़ल्ट क्या आया था, अब रिज़ल्ट ये आया था कि तकरीबन सारे के सारे जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, ठीक है। जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। लेकिन जो हेल्दी पर्सन, जो 100 हेल्दी पर्सन लिए गए थे उनमें से भी 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हेल्दी पर्सन के क्यों ब्लड में जो था वो 7 हेल्दी पर्सन्स जो थे उनके ब्लड में क्यों प्लाज्मोडियम आया था, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या थी, इसकी रीज़न थी इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इसकी रीज़न क्या थी, इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सारे के सारे मिक्स मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था। लेकिन हेल्दी पर्सन में से भी 7 लोगों के ब्लड में जो था वो देखा गया था प्लाज्मोडियम। अब वो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब किसी की बॉडी में कोई पैरासाइट एंटर होता है तो उसी वक्त नहीं उसको बीमारी डेवलप हो जाती। ये नहीं कि उसी वक्त हमारे अंदर कोरोना गया है तो उसी वक्त हमें कोरोना की सिम्टम नज़र आने लग गई हैं, ऐसा नहीं होता। अब किसी
पर्सन के अंदर जो है वो कोरोना का जेम जो है, वायरस जो है एंटर होता है तो 14 डेज़ लगते हैं जो है सिम्टम्स नज़र आने में। अब देखिए जो है जो कोरोना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि जो पैरासाइट है, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है, नंबर में इंक्रीज़ होता है, मल्टीप्लाई होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, अपनी तादाद बढ़ाता है और जो है तादाद बढ़ाने के साथ अपनी साइज़ में भी बड़ा होता है, मैच्योर होता है। तो फिर उसके बाद जो है उसकी सिम्टम्स, जो उसकी अलामात जो हैं वो नज़र आने लगती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेटर भी एक होता है लेबॉर्ट्री में से, उससे भी हम याद रख सकते हैं कि इंक्यूबेटर में क्या किया जाता है, डेवलपमेंट देखी जाती है। तो जो चीज़ है उसमें बड़ी हो रही होती है, जो भी उसमें जो भी ऑर्गेनिज़म रखा जाता है, एग रखा जाता है तो एग की डेवलपमेंट चेक की जाती है। अच्छा, तो अब जो है अब जो मलेरिया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 30 डेज़ है। 7 से 30 दिनों में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इतने दिन में जो है वो इसका जो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है और फिर जो है उसके बाद अलामात नज़र आती हैं। मलेरिया जो है उसके साथ जो है मलेरिया की 4 किस्में हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मिलारियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। इसमें से जो सबसे ज़्यादा विरुलेंट है, सबसे ज़्यादा जहरीला है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। और इसका इंक्यूबेशन 72 आवर्स है, ठीक है, 72 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है फाल्सिफेरम का। तो इसी तरह बाकी जो सारे हैं प्लाज्मोडियम की टाइप्स, उनका डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड है। इस तरह से इसका 7 to 30 डेज़ बताया जाता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जैसे ये नहीं है कि अभी एंटर हुआ है पैरासाइट बॉडी के अंदर उसी वक्त ही अलामात नज़र आ गई हैं, उस तरह नहीं होता, दिन लगते हैं। तो उस टाइम को, इस ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है हमें समझ आई कि मलेरिया होता किसकी वजह से, उसका डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट कौन सा है, किसकी वजह से मलेरिया होता है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि मलेरिया एंटर कैसे हुआ ब्लड के अंदर। हाँ, किसी भी पर्सन की ब्लड के अंदर मलेरिया गया कैसे, कौन सी चीज़ थी जो ब्लड के अंदर लेके गई जो है मलेरिया को, ठीक है, उसको प्लाज्मोडियम को किस चीज़ ने पहुंचाया ब्लड के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बस इसका ये फाइंड आउट देखा है कि जो है मलेरिया होता किसकी वजह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन लेकर जाता है ब्लड में प्लाज्मोडियम को, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।